Okay. Now we'll discuss about the units. Okay, types of system of units. इससे पहले हमने क्या देखा? हमने मेजरमेंट्स देखा एंड हमने क्या देखा? यूनिट्स क्या होता है हमने वो देखा. एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स. Actually there are 4 types of system of units, and that is CGS, FPS, MKS and SI. Before 1971 we were using these 3 system of units. Before 1971 के पहले हम लोग CGS, FPS और MKS यूज करते थे. बट फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में कुछ प्रॉब्लम आ गई. फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने में कुछ प्रॉब्लम आई एंड 1971 में एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि अब वो लोग इस SI, ओके, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम, इस SI सिस्टम को यूज करेंगे आफ्टर 1971. उससे पहले हम लोग ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते थे. आफ्टर 1971 और अभी तक हम इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम यूज करते हैं. ओके, सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द CGS एंड MKS सिस्टम ऑफ यूनिट एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द SI यूनिट्स. दिस FPS where F stand for the foot, P stand for the pound and S stand for the second. It is a British system of unit और आजकल इसको ओके हम बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, सो इसको डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे. बट यू शुड नो द रिलेशन बिटवीन द फुट एंड पाउंड विथ मीटर एंड ग्राम. ओके, 1 foot equals to 0.305 meter and 1 pound equals to 453 gram. This relation you should know. Okay, relation between the foot and meter and relation between the pound and gram. This relation you should know. Okay, now let's discuss about the CGS and MKS units, system of units. Okay, here C stand for the centimeter, G stand for the gram and S stand for the second. Same way here M stand for the meter, K stand for the kilogram and S stand for the second. Okay, एंड सपोज हमको कोई फिजिकल क्वांटिटी दी गई और हमको किसने पूछा कि इसको CGS और MKS सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखिए, देन हाउ वी विल राइट, वो हम देखते हैं. बट बिफोर दैट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं और वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज. ये क्या होती है? देखिए, सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है वो आपको तो मालूम है. स्पीड, एक्सेलरेशन, मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, एनर्जी. ओके, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, now this physical quantity will divide into the fundamental physical quantity and derived physical quantity. okay, अब देखते हैं ये क्या होता है. देखिए, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होता है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज. जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होता है वो किसी और फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते हैं. दे आर इंडिपेंडेंट on other physical quantity. They are independent on other physical quantity. और derived physical quantities क्या होता है? वो डिपेंड करते हैं. They depends on fundamental physical quantities. They depends on fundamental फिजिकल क्वांटिटी. आई होप दैट ये क्लियर हो रहा होगा आपको कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और एक होता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? सो दे आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज. वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं. एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज
वो दे डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको और क्लियर हो जाएगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। तो मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ, टाइम क्या है? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मास को आप किसी और फिजिकल क्वांटिटी में डिराइव नहीं कर सकते हो। सेम वे लेंथ और टाइम को किसी और फिजिकल क्वांटिटी में आप डिराइव नहीं कर सकते हो। ओके, और मास और लेंथ में कोई रिलेशन नहीं होता है, या तो फिर लेंथ टाइम में कोई रिलेशन नहीं होता है। ये देखिए, ये एक दूसरे पे भी डिपेंड नहीं करते हैं, एज वेल एज किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे वो डिपेंड नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, वो एक दूसरे पे भी डिपेंड नहीं करते हैं, एज वेल एज दे आल्सो डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अभी और क्लियर होगा आपको। देखिए, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? डिराइव, तो जैसे आपका हो गया स्पीड, ओके, एक्सीलरेशन, एंड देन फोर्स, एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, ये सब क्या होते हैं? डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। ओके, क्यों इनको हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं? बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। वो किस पे डिपेंड करते हैं? दे डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सी हाउ, सपोज मैं स्पीड की बात करता हूं, सो आई कैन राइट स्पीड। स्पीड में क्या बोलूंगा, कैसे लिखूंगा मैं? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लिखेंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मींस क्या होता है? डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? लेंथ एंड टाइम। सो नाउ यू कैन सी दैट स्पीड को मैं किस टर्म में लिखा? लेंथ और टाइम के टर्म में लिख दिया। तो लेंथ और टाइम क्या है? ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, और स्पीड को हमने किसके टर्म में लिख दिया? लेंथ और टाइम के टर्म में लिख दिया। तो स्पीड क्या है? ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है जो लेंथ और टाइम के टर्म में लिख सकते हैं। स्पीड एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है जो लेंथ और टाइम के टर्म में उसको हम लिख सकते हैं। ओके, आई होप दैट क्लियर हो गया होगा। सेम वे, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं एक्सेलरेशन। देखिए, सो आई कैन राइट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ टाइम इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उसको तो किसी और टर्म में लिख नहीं सकते हैं, तो मैं टाइम का टाइम लिखा। बट वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ, एक टाइप की लेंथ, सो इट विल बिकम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। सो सी हियर एक्सेलरेशन हमने किस टर्म में लिखा? इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ओके, एक्सेलरेशन क्या हो गया? एक्सेलरेशन एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज होती है। एक्सेलरेशन क्या हो गया? एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। व्हाई? बिकॉज वी कैन राइट एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस मींस लेंथ, डिस्टेंस एंड टाइम ये क्या है? ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ओके, सेम वे, अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डिराइव और फंडामेंटल क्या होता है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। मैंने लिखा आपका फोर्स। ओके, अब फोर्स को वी कैन राइट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए, मास क्या है? ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसको और किसी टर्म में हम लिख नहीं सकते हैं, तो मास का मास ही रखेंगे। ए वी कैन राइट वेलोसिटी अपॉन टाइम। ए को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, उसके टर्म में लिख सकते हैं। ओके, नाउ अगेन मास का मास रखा। टाइम इज आल्सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, बट वी हमारा क्या है? ये एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल्स टू डी बाई टी। तो कितना हो गया हमारा ये? एम डी बाई टी स्क्वायर। तो देखिए, हमने फोर्स को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म लिख दिया, मास, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलिए आप उसको, एंड टाइम। तो फोर्स क्या हो गया? ये एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है जो किस पे डिपेंड कर रही है? विच डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आई होप दैट ये क्लियर हो गया आपको। ओके, फोर्स किस पे डिपेंड करता है? सो इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, whereas fundamental quantity they do not depends on any other physical quantity as well as, okay, there is no relation between
बिटवीन देम, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है और वो किसी और फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते हैं। आई होप दैट ये क्लियर हो रहा होगा आपको। ओके, सेम वे कोई और एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए, सो दैट एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं सो दैट कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं आपको डेंसिटी, सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज में ले रहा हूं। डेंसिटी कितना होता है तो आप बोलेंगे सर मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को तो हम मास रख सकते हैं, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, बट वॉल्यूम वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ओके, यहां पर मैं लिखता हूं L Q। सो डेंसिटी वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ मास एंड लेंथ। मींस डेंसिटी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिख सकते हैं। तो डेंसिटी क्या हो गई? डेंसिटी इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। Density is a derived physical quantity which can be written in the form of fundamental physical quantities. So I hope that ये concept clear हो गया होगा कि fundamental physical quantities क्या होती है and derived physical quantities क्या होती है। Okay? रब करते हैं। Okay. Now, अब हम क्या करेंगे? Now we will write unit of some फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ सीजीएस एंड एमकेएस। सीजीएस और एमकेएस के टर्म में हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट लिखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सीजीएस और यहाँ पे हम बात करेंगे एमकेएस। ओके, और यहाँ पे हम लोग डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज ही लेते हैं। ठीक है, डिराइव ही लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट लेता हूं स्पीड। स्पीड आई कैन राइट डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आई कैन राइट डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इन सीजीएस डिस्टेंस वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। किसमें मेजर कर सकते हैं हम लोग? तो सेंटीमीटर में। एंड टाइम किसमें मेजर कर सकते हैं? तो सेकेंड में। तो व्हाट विल बी द सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड? इट्स सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेम वे एमकेएस में, तो एमकेएस में हम डिस्टेंस किसमें मेजर करेंगे? देन मीटर। and time in terms of second. Second acceleration क्या होता है? ये होता है velocity upon time, change in velocity upon time. Now velocity it's a derived physical quantities. हमने अभी इसको किया, so we can write 1 by t into t का हमने t रखा और velocity का हम कैसे लिखेंगे? d by t. So we get d by t square. तो देखिए, तो now we'll write acceleration, okay, in CGS system of unit. In CGS system of units, डिस्टेंस किसमें हम लेंगे? सेंटीमीटर में। एंड टाइम किसमें लेंगे? सेकेंड। यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर। सेम वे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस किसमें लेंगे? मीटर में। एंड टाइम इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। थर्ड, फोर्स। फोर्स क्या होता है? इट्स अ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो मास अपॉन टाइम, ये दोनों फंडामेंटल आ गया। v क्या है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको हम लिखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो कितना आ गया? md बाई टी स्क्वायर। सो यू गेट हियर मास इन टर्म्स ऑफ kg, सॉरी इन सीजीएस, हम सीजीएस लिख रहे हैं तो मास हम लेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम। ओके, डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हियर मास किसमें लेते हैं हम लोग सीजीएस में? किलोग्राम, 10 meters per second square. So this way we can write the CGS and MKS system of units for any physical quantities. इस तरह से हम लिख सकते हैं। Now, okay, I hope that now we can write ना, आप लिख सकते हैं आप लोग? Okay, very good. चलिए next, just a minute, sorry for that. See, if I ask you, write the current means I in CGS और MKS system, तो क्या करंट को हम CGS और MKS सिस्टम में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, बिकॉज सीजीएस में सिर्फ सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है और एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड होता है। मास, लेंथ और टाइम ही होता है। पर करंट को हम लोग मास, लेंथ और टाइम में नहीं लिख सकते हैं। सेम वे मैंने आपको बोला
कि टेम्परेचर की यूनिट लिखो, सीजीएस और एमकेएस में इसको आप लिख सकते हो, वी कैन नॉट राइट। इफ आई आस्क यू ओके पोटेंशियल डिफरेंस, ओके वो आपको मालूम है ना, वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस को आप सीजीएस और एमकेएस के सिस्टम में लिखिए, दैट वी कैन नॉट राइट बिकॉज सीजीएस और एमकेएस वो तो सिर्फ किसके लिए है, मास लेंथ एंड टाइम, तो इसका हम यूनिट कैसे लिखेंगे। सेम वे रेजिस्टेंस, उसका यूनिट कैसे लिखेंगे, तो हम नहीं लिख सकते हैं, वी कैन नॉट राइट इन टर्म्स ऑफ एमकेएस और सीजीएस यूनिट। इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग सीजीएस और एमकेएस यूनिट में हम नहीं लिख सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, so, इन 1971 एक कॉन्फ्रेंस हुई, साइंटिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद ये एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट आ गया, ओके, एंड इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम, इसको सबने एक्सेप्ट किया, ओके। और इसके बाद इस एसआई से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट लिख सकते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज की हम यूनिट लिख सकते हैं। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द एसआई यूनिट, ओके। सो आफ्टर 1971 हमने एसआई यूनिट यूज करना स्टार्ट कर दिया, ओके। 1971 के बाद हमने एसआई यूनिट यूज करना स्टार्ट किया, ओके। बट बुक्स में हम लोग सीजीएस और एमकेएस भी यूज करते हैं, हम लिखते हैं, उसके टर्म में लिखते हैं, ठीक है। सो एसआई क्वांटिटीज, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सीजीएस और एमकेएस उसको हम लोग मास, लेंथ एंड टाइम, ओके, वो क्या था वहां पे, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी, किसके लिए, सीजीएस और एमकेएस के लिए, ओके। सेम वे एसआई में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है वो 3 नहीं है, वो टोटल कितनी है, 7 है। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, आप समझना। सीजीएस और एमकेएस में क्या था, हमने मास, लेंथ और टाइम, उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लिया था, मास, लेंथ एंड टाइम, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किसमें था, सीजीएस और एमकेएस में। बट हमने देखा कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट हम नहीं लिख सकते हैं, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज थे लाइक पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, करंट, टेम्परेचर, उनके यूनिट्स हम एमकेएस और सीजीएस के सिस्टम में नहीं लिख सकते हैं, उनके सिस्टम, ओके, उनके यूनिट्स हम सीजीएस और एमकेएस के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए एक एसआई क्वांटिटीज आया और वहां पे 3 नहीं, टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थे। एंड विच आर दोस, तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब क्या है, so these are the 7 fundamental physical quantities in SI unit system। SI unit system में हमारे पास टोटल 7 fundamental physical quantities हैं, and which are those, it's very important, mass, length, time, तो पहले ही था, उसमें 4 और ऐड कर दिया गया, and those are temperature, current, luminous intensity and amount of substance। मास तो आपको मालूम है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ओके, करंट, आई, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लुमिनस इंटेंसिटी जो होगा वो आप हायर स्टडी में यूज करेंगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप केमिस्ट्री में जब फर्स्ट सेकंड चैप्टर स्टडी करेंगे 11th में, तो यहाँ पे इसका यूज होता है, ओके। एंड ये तो क्या हो गई, ये तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गए। अब उनकी यूनिट क्या होगी, उनकी यूनिट होगी, मास की क्या होगी, किलोग्राम, लेंथ की क्या होगी, मीटर, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। और इनके सिंबल क्या होंगे, तो किलोग्राम के होगा केजी फॉर मीटर, एम सेकेंड एस केल्विन, के एम्पियर, ए कैंडेला, सीडी एंड फॉर मोल इट शुड बी MOL। ये क्या हो गए इनके सिंबल हो गए। वन मोर पॉइंट्स, ये क्या है, तो दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये सभी क्या है, ये सभी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिर ये क्या है, तो ये इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स हैं और ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। आई होप दैट क्लियर हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल स्पीड क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, एंड मीटर पर सेकेंड क्या है, तो वो सॉरी मिस्टेक, हाँ, स्पीड एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है। स्पीड क्या है,
एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है, एक वो फिजिकल क्वांटिटीज है और वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है, और उसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, उसको बोलेंगे डिराइव यूनिट्स। ओके, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं और ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो इन एसआई सिस्टम टोटल कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 7। ओके, टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं इन द एसआई सिस्टम। एनी डाउट, क्लियर? नाउ इफ आई आस्क यू राइट द यूनिट ऑफ स्पीड इन एसआई यूनिट्स, तब कैसे लिखेंगे, स्पीड इक्वल्स टू, वी कैन राइट डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मीटर, तो मीटर में लिखेंगे, एंड टाइम इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। सेम वे एक्सेलरेशन, हमने अभी देखा एक्सेलरेशन क्या लिखा था हमने, d by t स्क्वायर। ओके, सो वी कैन राइट हियर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस किसमें लेंगे हम लोग, लेंथ दैट इज द मीटर, एंड टाइम सेकेंड स्क्वायर। ओके, एंड इफ आई टेक चार्ज, so how will write the SI unit of charge? To see, we know that I equals to Q by T। I क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, सो चार्ज इक्वल्स टू कितना होगा, I इंटू टी। I का SI यूनिट क्या होगा, करंट SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ये तो मालूम है ना, करंट इज डिनोटेड बाई I, इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर, सो चार्ज क्या हो गया, एम्पियर इंटू टाइम, टाइम का क्या हो गया, सेकेंड, A इंटू एस, एम्पियर इंटू सेकेंड। सो नाउ यू कैन राइट द फिजिकल क्वांटिटी, यू कैन राइट द यूनिट ऑफ चार्ज। अब चार्ज की यूनिट भी आप लिख सकते हो, ओके, एसआई में। मैं आपको बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस, सो हाउ विल यू राइट, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज एंड वर्क डन। ओके, वर्क डन वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ जूल divided by charge, that is ampere into second। okay, suppose आपको मैंने बोला write the unit of temperature, so क्या होगा ये, केल्विन। so इन फिजिकल क्वांटिटीज को देखा था आपने कि इसको हम सीजीएस और एमकेएस के यूनिट के टर्म में नहीं लिख सकते थे, बट ऐसा यूनिट आया तो इन सबको भी हम मेंशन कर सकते हैं। देख लीजिए, क्या डाउट्स है, ओके, प्लीज चेक दैट, एनी डाउट्स, तो हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट, नाउ आई होप दैट क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट, ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या होते हैं, देखिए कि जो हमारे एसआई यूनिट्स थे, ओके, ये होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स बोल सकते हैं इसको, फंडामेंटल यूनिट्स। एंड एक और होता है, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब इसकी क्यों जरूरत पड़ गई, पहले देख लीजिए आप लोग। जो एसआई यूनिट्स होता है, ओके, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो अभी हमने इसको स्टडी किया, ओके, क्या था वो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर इन एसआई यूनिट्स, वो हमने स्टडी कर लिया। टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर इन द एसआई यूनिट्स, ओके, टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ गई, तो रीजन ये है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, इनके पास यूनिट्स भी होता है और इनके डायमेंशनल फॉर्मूलास भी होते हैं। इनके पास डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, इस लेक्चर के बाद स्टडी करेंगे। जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है, इनके पास तो यूनिट तो होते हैं, इनके पास यूनिट्स तो होते हैं, बट इनके पास डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। इन फिजिकल क्वांटिटीज के पास डायमेंशनल फॉर्मूलेस नहीं होते हैं, इसलिए इसको अलग किया गया। एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर 2 टाइप्स, अब वो डिस्कस करते हैं। आई होप दैट ये क्लियर हो गया। एसआई यूनिट्स
It can be divided in two parts, fundamental units as well as supplementary units. Okay? और जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है उनके पास यूनिट भी होता है, उनके पास यूनिट्स भी होते हैं, एज वेल एज डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता है. ये क्या होता है हम बाद में स्टडी करेंगे. सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होता है उनके पास यूनिट तो होते हैं पर उनके पास डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसको एक अलग पार्ट्स में हमने रखा. ओके, नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स. देखिए जो आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है ओके, ये दो टाइप्स की होती है. विच आर दोज? एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है आपका सॉलिड एंगल. एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल को हम लोग टू डायमेंशनल एंगल भी बोल सकते हैं. जो हमने अभी तक ज्योमेट्री में स्टडी किया हुआ है वो सभी कैसे एंगल थे? तो 2000 द प्लेन एंगल. सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है 3 डायमेंशनल. वो होता है हमारा 3 डायमेंशनल एंगल. प्लेन एंगल हमारा 2 डायमेंशनल होता है एंड जो सॉलिड एंगल वो 3 डायमेंशनल होता है. अभी तक हमने जो भी स्टडी किया हुआ ज्योमेट्री में, जो भी आपने 10th में जो भी स्टडी किया था वो कौन से थे? वो सब प्लेन एंगल थे. ओके, प्लेन वाले एंगल मीन्स 2 डायमेंशनल एंगल. ओके, सो लेट्स discuss about the plane angle and solid angles. Okay, so supplementary units are 2 types, plane angle and solid angles. plane angle जो होता है वो 2 डायमेंशनल एंगल होता है एंड जो आपका solid angle होता है वो 3 डायमेंशनल एंगल होते हैं. तो अब हम डिस्कस करते हैं plane angle क्या होता है एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द solid angle. चलिए सो डिस्कस करते हैं कि plane angle क्या होता है. so first we discuss about the plane angle. मैं यहां पर लिखता हूं 2 डायमेंशनल एंगल. ओके, इसको मैं बोलता हूं 2 डायमेंशनल एंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन एंगल की यूनिट क्या होगी? सो यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन. इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन. एंड सिंबल क्या होगा? RAD. ओके, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा? इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ये हम आगे स्टडी करेंगे. ओके, पर अभी समझ लीजिए कि इस प्लेन एंगल का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला ओके नहीं होता है. इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है. ओके, ना प्लेन एंगल देखिए इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे. तो पहले एक हम सर्कल लेते हैं, ठीक है, इसको पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम डिफाइन करते हैं. ये इसका सेंटर है. सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इट मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. वन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन दिस सर्कल. इसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं. ओके, नाउ अब इस एंगल को मैं बोलता हूं, ये हमारा कौन सा एंगल है? तो ये एंगल हो गया हमारा थीटा एंगल. ये एंगल कौन सा हो गया? हमारा थीटा एंगल. ओके, सो नाउ हाउ वी कैन मेजर द थीटा? तो थीटा वी कैन मेजर थीटा इक्वल्स टू AB. ओके, ये हमारा क्या हो गया? AB जो हमारा आर्क है और इसका रेडियस सपोज हम मानते हैं कितना है? R. थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन R. सो थीटा आई कैन राइट आर्क अपॉन रेडियस. ओके, I can write this theta equals to arc upon radius. Okay, let's suppose that this AB, length of this AB equals to L. Okay, so we can write theta equals to L upon radius, and unit of this angle theta, unit of this angle theta will be radian. Unit of this angle theta will be radian. Okay, now अभी तक हमने क्या स्टडी किया था कि हम कोई भी एंगल मेजर करते थे तो हम उसको किस टर्म में मेजर करते थे? तो कोई भी एंगल अगर हम मेजर करते थे तो उसको हम लोग डिग्री के टर्म में मेजर करते थे.
ये रेडियन कहां से आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कि वी शुड नो द रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। रेडियन एक्चुअली जब आप 11th और 12th में जब मैथमेटिक्स करेंगे ड्यूरिंग दैट टाइम ये रेडियन आपको वहां पे बहुत ही यूजफुल होगा। ओके, कैलकुलेशन में आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो अभी तक हमने थीटा स्टडी किया था, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि वी शुड फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द थीटा एंड रेडियन। थीटा और रेडियन में क्या रिलेशन है हम उसको फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। सी सपोज ये एक सर्कल है, ओके, एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होता है, समझिएगा, एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होके और यहां तक जाता है, तो कितना डिग्री मूव किया? अब समझिएगा इसको, एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करके यहां पे जाता है, तो कितना डिग्री मूव करता है? आप बोलेंगे सर वो 360 डिग्री मूव करता है। उसका थीटा कितना हो गया? 360 डिग्री। एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करके और फिर वापस यहां पे आता है, वो कितना डिग्री मूव करता है? तो आप बोलेंगे सर वो 360 डिग्री मूव करता है। ओके, हमको फॉर्मूला मालूम है, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब आप बताइए, इस सर्कल का सपोज इसका रेडियस कितना है? सपोज इसका रेडियस है आर। अब बताइए इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा? मतलब यहां से आप चल के जाएंगे और वापस यहां पे आएंगे, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया वो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो आप फाइंड करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, दैट इज 2 पाई आर डिवाइड बाई रेडियस। और देखिए आर्क अपॉन रेडियस, इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन। ओके, इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन। क्लियर? नाउ सो नाउ थीटा हमारा कितना है बेटा? इट इज 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई आर, आर कैंसल, रेडियन। सो कैन आई से दैट पाई इक्वल्स टू पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। टू इस साइड लेके आओ, तो पाई रेडियन कितना हो गया? 180 डिग्री। सो व्हाट अबाउट द 1 रेडियन? तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। ये कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी इक्वल्स टू 57.3 डिग्री। ओके, 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.3 डिग्री। एंड व्हाट अबाउट द 1 डिग्री? 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस? हम कैसे फाइंड करेंगे 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस? ये हम कैसे फाइंड करेंगे? सो इसको आप देखिए, इस इक्वेशन को 360 आप इस साइड लेके जाइए। सो 1 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन इक्वल्स टू व्हाट विल गेट? 2 पाई अपॉन 360 you will get 1.745 10 power minus 2 radian. So this all about the relation between the radian and degree. I hope that ये क्लियर हो गया। ओके, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। पाई इक्वल्स टू 180 रेडियंस, सॉरी पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.3 डिग्री एंड 1 डिग्री इक्वल्स टू 1.745 10 power minus 2 radian. Okay, so this all about the plane angle. आपको ये मालूम होना चाहिए जो प्लेन एंगल होता है उसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन। और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? उसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ओके, और ये एंगल कैसा होता है? 2 डायमेंशनल एंगल होता है। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा? प्लेन एंगल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द सॉलिड एंगल। देखते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है। ओके ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द सॉलिड एंगल। फर्स्ट इसको डिफाइन कर लेते हैं, सॉलिड एंगल क्या होता है। देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है? इट्स अ 3 डायमेंशनल एंगल। इट्स अ 3 डायमेंशनल एंगल, ओके,
It's a three-dimensional angle enclosed by a conical surface, enclosed by a conical surface, okay, at the vertex, so it's a three-dimensional angle enclosed by a conical surface at the vertex. Okay, now अब देखिए तो ये कैसा होगा, इसको आप स्टडी करिए. सपोज ये सरफेस है और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल. इस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल एंड इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा. इस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल. इसको आपको मैं एक फिगर दिखा देता हूं. देखिए, आप इसको देखिए, यहां पे एक ये स्फीयर है. हम थ्री डायमेंशनल एंगल की बात कर रहे हैं, टू डायमेंशनल की नहीं, थ्री डायमेंशनल एंगल की बात कर रहे हैं. आप देखिए यहां पे एक स्फीयर है. ओके, अब ये हमने एक सरफेस सिलेक्ट किया. अब देखिए इसको, ये जो सरफेस है, ओके, इस सरफेस को हमने सिलेक्ट किया. ठीक है, अब ये सेंटर पे, ओके, ये सेंटर पे, अब देखिएगा ये सेंटर पे कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है. ये सेंटर पे कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है, उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं. स्फीयर है ये. इससे पहले क्या था, एक सरफेस, वहां पे क्या था, एक सर्कल था. अभी क्या आ गया आपका, एक स्फीयर की बात चल रही है. ये स्फीयर पे ये सरफेस इस सेंटर पे कितना एंगल सब्टेंड करता है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल. ओके, नाउ इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल सब्टेंडेड बाय अ सरफेस. एंगल सब्टेंडेड बाय अ सरफेस एट द सेंटर ऑफ स्फीयर. एट द सेंटर ऑफ स्फीयर is known as सॉलिड एंगल. ओके, तो ये एक सरफेस की बात चल रही है. एक सरफेस स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल सब्टेंड करता है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल. एक सरफेस सेंटर पे, स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल सब्टेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल. एंड दिस सॉलिड एंगल इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा. सॉलिड एंगल, फॉर्मूला दिस सॉलिड एंगल equals to area divided by square of radius. ये क्या हो गया, area divided by square of radius. and unit of solid angle is कितना होगा. यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इसको बोलते हैं स्टे रेडियन. क्या बोलते हैं, स्टे रेडियन. इसका सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टे रेडियन. जबकि प्लेन एंगल का यूनिट क्या था, रेडियन. सॉलिड एंगल का क्या होगा, स्टे रेडियन. इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, इसीलिए तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स में है. ओके, क्लियर हो गया. लास्ट में आप याद रखिएगा, क्या याद रखना है, प्लेन एंगल टू डायमेंशनल एंगल है एंड सॉलिड एंगल थ्री डायमेंशनल एंगल है. ओके, थैंक यू. In the next lecture, we'll discuss about the dimensional formula and its application. Thank you.